जय हिंद। हमारा संकल्प शिक्षित भारत विकसित भारत। आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सत्र 2025 से 2026 तक के जो एग्जाम 2026 में होंगे उससे उसी से संबंधित वर्ग दशम में गणित जो एक विषय है जिससे कि 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं के पहले लेसन वास्तविक संख्या को आज हम बताएंगे। तो पहले जानेंगे कि गणित जो है एनसीईआरटी, इसमें कितने चैप्टर्स हैं। एनसीईआरटी हो या भारतीय वर्ण हो, कुल मिलाकर 14 चैप्टर ही होते हैं। एक है वास्तविक संख्या, पहले दूसरा बहुपद, तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा द्विघात समीकरण, पांचवा समांतर श्रेणी, छठा त्रिभुज और सातवां निर्देशांक ज्यामिति, आठवां त्रिकोणमिति के परिचय और नौवां त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग और 10वां वृत्त, 11वां वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और 12वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 13वां संख्यांकीय और 14वां प्रायिकता। यही कुल मिलाकर 14 चैप्टर हैं, जिससे कि कुल मिलाकर 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में। तो आज हम वास्तविक संख्या को समझेंगे। वास्तविक संख्या के इंट्रोडक्शन यानी परिचय आज देंगे, उसके बाद कल से 1.1 स्टार्ट करेंगे, उसके उदाहरण भी साथ साथ बताते जाएंगे। तो पहले देखते संख्या तो दी हुई नहीं है बुक में, एनसीईआरटी बुक में ना दी हुई, ना भारतीय वन बुक में दी हुई है, पर पहले संख्या की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि आप लोग 9th क्लास में इन संख्याओं की जानकारी मालूम होंगे, आप लिए होंगे जानकारी, फिर भी रिपीटेशन कर देते हैं। तो पहला है सम संख्या जो 2 से विभाजित हो, जो संख्या 2 से विभाजित हो, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, यानी 0 तो 2 से विभाजित होगा ही होगा, 2, 4, 6, 8, 10 आदि। ऐसे अन्य जो कि 2 से विभाजित हो वो सम संख्या होंगे। अब क्या है विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इससे आगे भी होंगे, अनंत तक जाएंगे, जो 2 से विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहेंगे। आदि अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो, किसी संख्या से विभाजित ना हो, उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। यानी कि जो एक से, यानी कि एक और जो स्वयं से जो जितना है उसके अलावा किसी से विभाजित ना हो, जैसे कि 2, उदाहरण के साथ लेते हैं हम 2 एक से विभाजित हो सकते हैं, एक से विभाजित और 2 से विभाजित, इसके अलावा 2 किसी से विभाजित नहीं हो सकते। उसी प्रकार 3, उसी प्रकार 5, 7, 11, 13, उसके बाद 15 हो जाएंगे। 15 एक से विभाजित होंगे, ठीक है, तो एक से विभाजित हो गए तो कोई बात नहीं, फिर 3 से विभाजित होंगे, 5 से विभाजित होंगे और 15 से विभाजित होंगे। तो ये अभाज्य संख्या 15 नहीं होगी, तो 16 भी नहीं होंगे, 17 होंगे, 17, 18 नहीं होंगे, 19 होंगे, 19 के बाद 21 भी हो जाएंगे, 20 भी हो जाएंगे। तो ये हो गए अभाज्य संख्या। अब जानते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं, अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। उसके बाद आई भाज्य संख्या, चौथे नंबर भाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और संख्या से विभाजित हो, किसी और संख्या से विभाजित हो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। भाज्य संख्या को हम यौगिक संख्या भी कहते हैं। यौगिक संख्या, भाज्य संख्या को हम यौगिक संख्या भी कहते हैं। उसे यौगिक संख्या कहेंगे जो एक और स्वयं, यानी कि जैसे कि 5 4 है तो ये 1 से हो जाएंगे और 4 से हो जाएंगे, इसके अलावा 2 से भी हो जाएंगे। तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे कि यहाँ दिए हुए हैं भाज्य संख्या के उदाहरण, 4, 6, 8, 9, 10, 11 नहीं होंगे, 12, 13 नहीं होंगे, 14, 15, 16, 17 नहीं होंगे, 18, ऐसे ही होते जाएंगे अनंत तक। उसके बाद आई प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या ऐसी संख्या है जो कि गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या, एक से अनंत तक गिनती की सारी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। उसके बाद आई पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बस प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगाने पर पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगाने पर पूर्ण संख्या बनती है। तो उदाहरण के साथ उसके आगे एक 0 लगा देंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी अनंत तक जाते रहेगा। इसके आगे बस 0 लगेगा तो वो पूर्ण हो जाएगी, यानी पूर्ण, सब पूरी। उसके बाद आए पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वैसी संख्या की जो धनात्मक और ऋणात्मक का समूह हो। वैसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक का समूह हो, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये हो गए ऋणात्मक, इतना दूसरे इतना दो ऋणात्मक, और ये धनात्मक। जैसे कि धनात्मक ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और भी जाते रहेंगे, 9, 10, 11, यानी धनात्मक। प्लस में जाएंगे, उसके बाद ऋणात्मक -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ऐसे जाते रहेंगे, -8, -9, ये भी अनंत तक जाएंगे माइनस में। एक बात जानने की बहुत ही आवश्यकता है कि -1 और -2 में कौन बड़ा है। माइनस में जितनी छोटी संख्या उतनी बड़ी होती है, ये बड़ी हुई और ये
छोटी हुई, माइनस में जितनी बड़ी संख्या उतनी छोटी, जितनी छोटी संख्या उतनी बड़ी। परिमेय संख्या जिसे p बाय q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और उसका q यानी कि नीचे वाला हर, p होता है अंश और q होता है हर, और उसका q जिसका जीरो हो, q जिसका जीरो ना हो। क्यों जीरो ना हो? जब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या एक जीरो भी हो सकता है, जीरो भी एक परिमेय संख्या हो सकता है, तो क्यों ना जीरो हो? तो हम बताते हैं, जैसे कि कोई भी संख्या 5 और जीरो है, अगर हम जीरो से भागा 5 में दें तो ये अपरिभाषित हो जाती है, ये अपरिभाषित हो जाती है, यानी कि इसकी कोई परिभाषा ही नहीं बनती है। तो ये परिमेय संख्या कहाँ से होगी? ना हो, अपरिमेय भी नहीं हो सकती है, यदि इसका क्यू जीरो ना हो। इसमें भी हम लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है। उसके बाद आई 2/3 माइनस 5/4, 3/2, 5/2। उसके बाद जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या है, जिसे पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कैसे, जैसे √3 इसे बाहर नहीं निकाला जा सकता, इसे पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अगर साधारण सी 1 2 है तो इसके नीचे 1 है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। √3, √2, √5, √6, √7, ऐसे √8 भी नहीं होंगे परिमेय संख्या। √8 भी परिमेय संख्या नहीं होंगे, क्योंकि 2 निकलेंगे बाहर और 2 अंदर रह जाएंगे, तो इसे हम अपरिमेय संख्या ही कहेंगे, परिमेय संख्या नहीं कह सकते। तो इन संख्याओं की जानकारी हमें अच्छी तरह से हो गई होगी, हो गई, ठीक है। संख्या संख्या कितने प्रकार, संख्या कितनी होती है? तो संख्या बहुत सारी होती है, पर कुछ कुछ महत्वपूर्ण संख्या जो कि क्लास 10वीं में आपको महत्वपूर्ण है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, वैसे ही संख्या हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो वो सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, बस इतनी सी होगी 9 संख्या, यानी कि ये दोनों मिला देंगे तो फिर हो जाएगा 10 संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है? धनात्मक और ऋणात्मक के संख्या के समूह को पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक की संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, जैसे कि धनात्मक वाले माने प्लस, धनात्मक माने प्लस और ऋणात्मक माने माइनस, यानी जोड़ घटा, ठीक है। उसके बाद आया भाग लेमा, भाग लेमा यूक्लिड विभाजन परिमेय, यूक्लिड विभाजन परिमेय, इसे हम भाग लेमा भी कह सकते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेय भी कह सकते हैं, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये परिमेय और एल्गोरिथम एक है, और थ्योरम, THEOROM, थ्योरम जो होते हैं ना, थ्योरम पढ़ते हैं, वो सब एक ही है। यानी कि परिमेय और एल्गोरिथम या थ्योरम एक ऐसी चीज है, एक ऐसी प्रक्रिया जिससे कि कोई चीजें सिद्ध होती है, तो ये सिद्ध करने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो ये कहती है भाग लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या भाग लेमा, आप कुछ भी कह सकते हैं, ये तीनों में कह सकते हैं। भाग लेमा कह सकते हैं आप, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कह सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होती है भाग लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय और भाग एल्गोरिथम, तो ये होती a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हुआ a बराबर बी क्यू प्लस आर, अभी आगे जाके आप खुद समझ में आ जाएगी अपने आप। जहां एक क्या है, भाज्य है। आप सरल सी भागा बनाए होंगे, जैसे कि हम भागा देते 5 से भागा 12 हूँ, 5 से भागा 12, 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10, 2, ठीक है, ये हो गए। तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं, इसमें हम जानते हैं कि ये भाज्य होती है, क्या होती है, ये भाज्य होती है, ये क्या होती है, भाजक होती है, ये भाजक, और ये शेष, शेषफल, ठीक है, शेषफल, और ये क्या होती है, भागफल, ये भागफल, ठीक है। तो ये वाली भागे हम साधारण सी भागा हम बनाते आ रहे हैं बचपन से। तो ये ए जो है, ये भाज्य है, ये वाला है, बी भाजक ये वाला है, क्यू भागफल ये वाला है, और आर शेषफल ये वाला है। तो इन्हीं के संबंध, इन्हीं से इसमें क्या संबंध है, भाज्य भाजक, भाज्य सॉरी भाजक, भाज्य भागफल और शेषफल में क्या संबंध है, इसी के संबंध को बताते हुए, इसी को संबंध को बताता है भाग लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी के संबंध को, भाग के ही संबंध को कहते हैं यूक्लिड विभाजन, या भाग लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि भाग लेमा क्या है। तो इसमें आप गौर करते होंगे, ठीक है, कि जीरो से बड़ा हर हमेशा, जीरो से बड़ा आर होता है, नहीं तो बराबर होता है। यहाँ जीरो भी हो सकता था, अगर यहाँ पे हम 10 देते तो 5 दूनी 10 करता, 10 जीरो भी हो सकता था, यानी कि शेषफल यानी आर, आर यानी शेषफल, शेषफल जीरो भी हो सकता है, और जीरो से बड़ा ही होगा, जीरो से छोटा हो सकता है, जीरो से छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये शेषफल जो है, शेषफल हर हमेशा भाजक से छोटा होगा, शेषफल से बड़ा हर हमेशा भाजक होगा, भाजक से छोटा हर हमेशा शेषफल होगा, ठीक है। तो कैसे, देखिए, अगर ये शेषफल ज्यादा हो जाता, अगर ये शेषफल इससे भाजक से ज्यादा होगा, अगर ये शेषफल भाजक से ज्यादा होगा, तो एक बार और कटेगा, क्योंकि जिस प्रकार ये है
यहाँ कट गया तो यहाँ भी कट जाएगा एक बार और। तो क्या होती है कि ये शेषफल जो होती है ये भाजक से हर हमेशा छोटी होती है, भाजक से हर हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। ये कहना चाह रहा है ये सूत्र, ठीक है। तो बस यही है भाग एल्गोरिदम, यानी कि एक प्रमेय है जिस भाग लेमा या यूक्लिड विभाजन प्रमेय इस प्रकार या एल्गोरिदम इस प्रकार का प्रमेय है जिसमें भाग जो होते हैं एक बनाने वाली भाग उसके भाजक भाज्य भागफल शेषफल भाजक भाज्य भागफल शेषफल में संबंध बताती है, ठीक है। तो भाग लेमा भाग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, उम्मीद है। उसके बाद देखिए हमारे एनसीईआरटी बुक में या अन्य किसी भी बुक में एक और टॉपिक है कि अंकगणित का मूलभूत प्रमेय, अंकगणित का मूलभूत प्रमेय, अंकगणित का मूलभूत प्रमेय, अंक गणित का मूलभूत प्रमेय, अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। ये भी एक प्रमेय है, यानी कि ये भी एक थ्योरम है, ये भी एक एल्गोरिदम है। थ्योरम कह सकते हैं, THORA, थ्योरम कह सकते हैं, इसको एल्गोरिदम कह सकते हैं। एल्गोरिदम प्रमेय थ्योरम एल्गोरिदम आपको पहले समझा दिए। तो अंकगणित का मूलभूत प्रमेय, ये मूलभूत अंकगणित का मूलभूत क्या प्रमेय है? अंकगणित हम जैसे जानते हैं 5 गुने 4 20 हो गए, 5 प्लस 4 ये सब ये सारी चीजों को कहते हैं हम अंक गणित, यानी कि अंकगणित से ही संबंधित है ये सारी चीजें, ठीक है। मैथ की ये सारी चीजें अंकगणित से ही संबंधित है। तो अंकगणित हम जानते हैं, इसका मूलभूत प्रमेय यही कहती है कि ये इसकी मूलभूत प्रमेय अभाज्य और भाज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? अभाज्य और भाज्य से। जिसे कि हम पीछे पढ़े, जिसे कि हम यहाँ पीछे पढ़े कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं, अभाज्य हम पीछे पढ़े कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हम वैसी संख्या को कहते हैं जो कि एक और खुद से कटे, बाकी बात किसी से ना कटे। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं 5 5 5 एक से काट सकते हैं, एक से 5 बार में 5 कट जाएंगे और 5 से भी 5 बार में कट जाएंगे। इसके अलावा और किसी से ये संख्या कटने वाली नहीं है, तो इसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। इसी प्रकार अगर 6 लें हम तो ये हो जाएगी भाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या कभी नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए ये 1 से तो 6 कटे, ठीक है, 6 बार में। ये 6 से भी कटे एक बार में, ठीक है, और ये 2 से भी कट जाएंगे 3 बार में, और उसके बाद ये 3 से भी कट जाएंगे 2 बार में।